यूँ तो इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 सेक्शन कवर करेंगे, यानी कि सेक्शन 40 से 45 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट इन सेक्शन में से कोई सा पर्टिकुलर सेक्शन ही अगर आपको पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। 6 चैप्टर्स में मैंने ये डिवाइड कर रखी है इस वीडियो को, तो इट्स अपॉन यू। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पूरी वीडियो देखो, तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 40 से 45 जो कि डील करते हैं बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड, यानी कि संविदा का पालन किसे करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो सेक्शन 40 सेज दैट पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। सेक्शन रीड आउट करता हूं मैं कि इफ़ इट अपियर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such a promise must be performed by the promiser। यानी कि ये सेक्शन भी यही बात कर रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर ने किसी चीज़ पर प्रॉमिस करा है तो उस प्रॉमिस को कौन परफॉर्म कर सकता है, तो वो प्रॉमिसर खुद ही इस प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। बट इन अदर केस, बैरेक्ट में लिखा है कि इन अदर केस द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। या तो वो प्रॉमिसर खुद करेगा या फिर इन केस अगर उस प्रॉमिस को वो प्रॉमिसर परफॉर्म किसी कारणवश या हम कहें उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसकी जगह उसका प्रतिनिधि आकर, कोई थर्ड पर्सन आकर या हम कहें उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर भी उसका प्रॉमिसर का प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है। यह कहता है सेक्शन 40। इज इट क्लियर? एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं इसमें मैं कि फॉर एग्जांपल ए है और एक बी है। ए यहाँ पर प्रॉमिस करता है इस पर्सन बी को कि पर्सन बी मैं इस डे को तेरे को ये 3000 रुपये दे दूंगा। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ए यहाँ पर बन गया प्रॉमिसर, बी यहाँ बन गया प्रॉमिसी। तो क्या होता है, हमने ये देखा कि जो प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस दिया है, यानी कि ए जो 3000 रुपये देने का प्रॉमिस कर रहा है, इसके पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो वो खुद इस प्रॉमिस को परफॉर्म करे या फिर वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इस प्रॉमिस को परफॉर्म करवाए। तो मान लो उस ए की यहाँ पर डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या होगा फिर कि इस ए जो प्रॉमिसर था, इसका रिप्रेजेंटेटिव आकर उस पर्सन बी जो कि प्रॉमिसी था उसको 3000 रुपये देगा। वो प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो ये था एक बेसिक एग्जांपल। पर अब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्सेप्शंस के बिना तो लॉ पढ़ाता ही नहीं है। तो इसमें ये एक्सेप्शन बताया गया है कि अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व रही किसी पर्सन की तो फिर वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन या हम कहें उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर सकता। सर क्या कहना चाह रहे हो, एक एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल ए है और एक बी है। बी की यहाँ पर 3 मार्च को मान लो शादी है। शादी से पहले यहाँ पर ये प्रॉमिस होता है कि ए प्रॉमिस करता है कि बी तेरी जैसे कि 3 मार्च को तेरी शादी है तो उससे पहले मैं तेरे लिए ये पिक्चर पेंट कर दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, उस 3 मार्च से पहले यानी कि उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने से पहले उस ए की डेथ हो जाती है। तो इन दिस केस क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है इस पर्सन ए की, यानी कि उसका खुद का टैलेंट है यहाँ पर कि वो पिक्चर जो है वो ही पेंट कर सकता था, तो उसके मर जाने के बाद यहाँ पर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर वो पिक्चर पेंट नहीं कर सकता। यानी कि वो टैलेंट जैसा इसमें टैलेंट है वैसे ही इसमें थोड़ी हो सकता है, सब में अलग अलग होता है ना, वही पेंटर था। दैट्स वाई इसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, इसलिए उसके मर जाने के बावजूद भी ये रिप्रेजेंटेटिव आकर या हम कह रहे हैं थर्ड पर्सन आकर इस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर सकता, इस वचन को पालन नहीं कर सकता। ये था सेक्शन 40। होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 41 की। कहता है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन ही कैनॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल ए और बी था। ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुझे 3000 रुपये दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। पर क्या होता है, ए की चूंकि यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण उस ए का जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो आकर उस 3000 रुपये को पे करता है उस प्रॉमिसी को, उस बी को। अब जैसे कि उस बी ने इस 3000 रुपये को एक्सेप्ट कर लिए, तो सेक्शन 41 ये कहता है कि उस बी से एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब 3000 रुपये
जो कि रिप्रेजेंटेटिव ने दिए हैं उस बी को, उसके बाद वो जो बी था, वो जो प्रॉमिसी था, वो बाद में इस ए के लिए यहाँ पर इन्फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इस ए से हुआ था, प्रॉमिस इस ए ने करा था, तो मुझे 3,000 रुपये भी इसी से ही चाहिए। ऐसा वो इन्फोर्स नहीं लगा सकता, ऐसा वो वाद नहीं लगा सकता उस ए पर, क्योंकि सेक्शन 40 ये बोलता है कि अगर प्रॉमिसर नहीं कर पाता है तो रिप्रेजेंटेटिव भी कर पाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव ने करा उसका प्रॉमिस परफॉर्म, तो बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना कंप्लीट। अब बाद में भी अगर उस 3,000 को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर बाद में फिर ए को वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, वाद नहीं लगा सकता उस ए पर। ये था सेक्शन 41। अब बात करते हैं सेक्शन 42, जो कि कहता है कि डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, यानी कि संयुक्त दायित्वों का न्यागमन। सेक्शन रीड आउट करता हूं मैं, कहता है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise। सिंपल है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी 4 लोग हैं, जिसमें कि ए बी सी जो है वो तीनों प्रॉमिस करते हैं इस पर्सन डी से कि पर्सन डी हम तुझे 3,000 रुपये देंगे इस पर्टिकुलर डे पर, ठीक है। ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये जो है कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर ए बी सी के बीच में तीनों में बातचीत थी कि हाँ यार 1,000 रुपये मैं दूंगा, 1,000 रुपये तू देगा, 1,000 रुपये मैं दूंगा, ठीक, तीनों 1,000 रुपये देंगे। अब देखिए प्रॉमिस करा इन तीनों ने, तो ये कहलाएंगे जॉइंट प्रॉमिसर्स, जिसको करा वो कहलाएगा प्रॉमिसी। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर होते तो हम कहते हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स। क्लियर है ये? तो सेक्शन 42 ये कहना चाह रहा है कि मान लो यहाँ पर जो ए है, ए की डेथ हो जाती है, तो ए का रिप्रेजेंटेटिव आकर वो 1,000 रुपये देगा, और बी तो है ही सही और सी भी है ही सही, तो तीनों मिलकर, ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी और सी तीनों मिलकर 3,000 रुपये उस डी को देंगे। मान लो बी की भी डेथ हो जाती है, तो ए का रिप्रेजेंटेटिव है ही सही, बी का भी रिप्रेजेंटेटिव 1,000 रुपये लेकर आएगा, और सी तो है ही सही, तीनों 3,000 रुपये दे के उसको डी को पैसे देंगे। मान लो जो है सी है, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव और ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी का भी रिप्रेजेंटेटिव, तीनों 1,000 रुपये मिलाकर 3,000 रुपये उस पर्सन डी को उस दिन देंगे। तीनों जॉइंटली लायबल रहेंगे यहाँ पर, यही कहता है सेक्शन 42। एक बात और, बैरेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन के समय उन्होंने क्या डिसाइड करा था तीनों प्रोमिसर्स ने कि 1,000 रुपये मैं दूंगा, 1,000 ये, 1,000 ये। तो यहाँ पर कॉन्ट्ररी इंटेंशन से मतलब ये है कि मान लो ए ने ऐसा बोला था कि मैं तो भाई 500 ही दे पाऊंगा, बी ने बोला था मैं तो 1,000 रुपये दूंगा, तो सी ने यहाँ पर बोला था हाँ ठीक है मैं 1,500 रुपये दूंगा। तो इनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर हुआ। तो सेक्शन 42 भी ये कहना चाह रहा है कि जितना जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस करा था देने के लिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी आकर उतना ही देने का लायबल रहेगा। यानी कि ए ने 500 रुपये अगर देने का वादा करा था उस 3,000 रुपये में से कि मैं तो 500 ही दे पाऊंगा, तो इन केस ए की डेथ हो रही है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर भी 500 रुपये ही देगा, वो 500 रुपये तक ही लायबल रहेगा। सेम जो सिचुएशन है वो बी और सी को लेकर भी रहेगी। ऐसे करके 3,000 रुपये तीनों रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेंगे, या जितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वहाँ पर वो लायबल रहेंगे उस पर्सन डी जो कि प्रॉमिस ही था उसको 3,000 रुपये देने के लिए। ये कहता है सेक्शन 42। अब हम बात करते हैं सेक्शन 43 की। ये सेक्शन 3 पैराग्राफ में डिवाइड है, जिसमें पहला पैराग्राफ ये कहता है सेक्शन 43 का, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। इसको एक डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही जो हम एग्जाम्पल लेते हुए आ रहे हैं, ए बी सी यहाँ पर जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं पर्सन डी को कि हम तुझे 3,000 रुपये दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिसर है, जॉइंट प्रॉमिसर है, और डी जो है वो प्रॉमिसी है। तीनों जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझे 3,000 रुपये देंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो पहला पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है, इस एग्जाम्पल को लेते हुए चले तो इस एग्जाम्पल में ये है कि जो पर्सन डी है ना, जो प्रॉमिसी है, वो इन तीनों में से किसी एक को कंपेल कर सकता है, विवश कर सकता है 3,000 रुपये लेने के लिए, परफॉर्मेंस करवाने के लिए वो कंपेल कर सकता है किसी एक प्रॉमिसर को इन जॉइंट प्रॉमिसर्स में से। ये कहता है पहला पैराग्राफ।
सेक्शन 43 का दूसरा पैरा ये कहना चाहता है ईच प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, यानी कि देखो पहले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो डी है, जो प्रोमिसी है, वो इन तीनों प्रोमिसर में से किसी एक प्रोमिसर को यहाँ पर कंपेल कर सकता है, विवश कर सकता है वो 3,000 रुपये लेने के लिए। सपोज सेकंड पैराग्राफ में हम ये लेते हुए चल रहे हैं कि जो पर्सन डी था हमारे एग्जाम्पल में, जो प्रोमिसी था, उसने मान लीजिए यहाँ पर पर्सन सी को कंपेल करा, ठीक, कि भाई तू 3,000 रुपये दे दे। अब उसने 3,000 रुपये उस सिर्फ पर्सन बी ने 3,000 रुपये दे दिए उस पर्सन डी को। तो सेकंड पैरा ये कहता है कि जो पर्सन सी ने 3,000 रुपये जैसे कि दे दिए उस प्रोमिसी को, तो पर्सन सी यहाँ पर वो पर्सन ए और पर्सन बी जो उसके साथ प्रोमिसर बने थे, अब वो उनको कंपेल करेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए कि भाई इक्वली कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे हिस्से के भी पैसे उस पर्सन डी को दे दिए हैं। तो जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट के समय कंट्रीब्यूशन था कि भाई ये 500 देगा, ये 1,500 देगा, तो ऐसे करके तुम मुझे कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि 3,000 रुपये आफ्टर ऑल मैंने उसे पे कर दिए हैं तुम्हारे हिस्से के भी, तो अब तुम तुम्हारे हिस्से के मुझे दो। तो वो कंपेल कर सकता है पर्सन सी उस ए और बी को कंट्रीब्यूशन, इक्वली कंट्रीब्यूशन करने के लिए। ये कहता है सेकेंड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ सेक्शन 43 का कहता है कि शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। देखिए वही एग्जांपल लेते हुए चलिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, स्टेप वाइज ये सेक्शन बताया गया है, बहुत अच्छा फ्रेम करा गया है। थर्ड पैराग्राफ ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी में से कोई एक यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब कोई एक यहाँ पर, जैसे मान लीजिए पर्सन ए जो था वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता है इन 3,000 रुपये में। तो फिर ये जो लॉस है ना, ये लॉस कौन उठाएंगे? पर्सन बी और पर्सन सी इस लॉस को उठाएंगे। भाई वो नहीं दे पाया, वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो आप पर्सन डी से जाके ये तो बोल नहीं सकते कि भाई वो नहीं दे पा रहा है, पर जो है 3,000 रुपये तो आपको ही देना है। तो अब वो जो लॉस, अब जैसे ए जो था उसे 1,000 रुपये देने थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो नहीं दे पाया, मतलब 1,500 रुपये बी देगा, अब 1,500 रुपये सी देगा, तो ऐसे वो कंट्रीब्यूट करके उसको 3,000 रुपये देंगे। यानी कि सेक्शन यही कहता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर लॉस करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, वो उसके पैसे हिस्से के नहीं दे पाता है, तो इस केस में वो लॉस कौन उठाएगा? उसके साथ के ही जो प्रोमिसर हैं बी और सी, वो उठाएंगे और वो 1,500 रुपये देंगे उस पर्सन डी को। ये कहता है थर्ड पैराग्राफ इस सेक्शन 43 का। क्लियर है? अभी भी आपको अगर क्लियर, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, बट क्लियर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, वहाँ जाकर भी आप आपके प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 44 कहता है कि इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। वेर 2 और मोर पर्सनस हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा अगर पर्सन रहते हैं वहाँ पर, जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट प्रॉमिसर, वो अगर जॉइंटली में प्रॉमिस करते हैं किसी प्रॉमिसी से, क्या वही एग्जांपल लेते हुए चलो हम, कौन सा? ए बी सी वाला और डी, जिसमें ए बी सी जो है तीनों प्रॉमिसर हैं, जिसको हम कहेंगे जॉइंट प्रॉमिसर्स। तीनों जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं पर्सन डी से जो कि है प्रॉमिसी। क्या करते हैं? वही वाला एग्जाम्पल, 3,000 रुपये हम तुझे देंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मान लो इस एग्जाम्पल में जो पर्सन डी है ना, ये अगर इन तीनों में से किसी एक को उसकी लाइबिलिटी से, उसकी क्या कहें हम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर डिस्चार्ज करता है, उसे रिलीज़ कर देता है, तो वही रिलीज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बचे हुए जो दो हैं वो भी रिलीज़ हो गए। ठीक है, पर लास्ट लाइन यहाँ पर ये कहती है नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर्स सो रिलीज्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर। पर इसमें एक चीज़ ये है कि वो रिलीज़ प्रोमिसी के साइड से हुआ है, वो जो दो प्रोमिसर थे उनकी साइड से रिलीज़ नहीं हुआ है। समझे बात को? यानी कि 1,000 रुपये जिसको देने थे, तो हाँ यहाँ पर 1,500 रुपये ए और बी ने दिए। क्यों? क्योंकि सी को रिलीज़ कर दिया गया था। बट बाद में फिर ये ए और जो बी है ये बोलेंगे ना, भाई रिलीज़ तो उसने करा है, हमने थोड़ी करा तुझे, हमारे पैसे जो कंट्रीब्यूशन बनता था वो तो कर।
क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो ये कुल मिला के बात था सेक्शन 44। इसमें यही था कि प्रोमिसी अगर यहाँ पर रिलीज़ करता है इन तीनों में से किसी एक को तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा। तो ये हमने देखा सेक्शन 44 में इफ़ेक्ट ये होगा कि एक को रिलीज़ करने से इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिलीज़ हो गए, वो दोनों तो रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और साथ ही साथ लास्ट लाइन ये भी कह के चली गई, ये बेयर एक्ट का सेक्शन ये भी कह के चले गया कि जो है रिलीज़ तो हुआ बट वो प्रॉमिसर के साथ रिलीज़ नहीं हुआ है, वो तो कंट्रीब्यूशन वहाँ पर उसको देना पड़ेगा। ये था सेक्शन 44। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में पूछना क्या समझ में नहीं आया तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 45 जो कि बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। देखिए सेक्शन 42 में हमने पढ़ा था डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़। वहाँ पर जो थी लाइबिलिटीज़ की बात थी, यहाँ पर राइट्स की बात करी जाएगी। वहाँ पर हमने सेक्शन में क्या पढ़ा था उसे कोरिलेट करते हुए चलिए क्या पढ़ा था एक बार और बताता हूँ कि वहाँ पर जैसे कि जिसने जो जॉइंटली प्रोमिसर्स थे, वहाँ पर जॉइंट प्रोमिसर्स थे, उन्होंने प्रॉमिस करा था वहाँ पर कि हम ये 3,000 रुपये आपको दे देंगे प्रोमिसी को, ठीक। पर होता क्या है उन तीनों में से जैसे एक की मान लो वहाँ डेथ हो जाती थी, तो डेथ होती थी तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर और वो जो दो थे वो तो थे, वो आकर तीनों जाके 3,000 रुपये देते थे। मतलब वहाँ पर जो पर्सन था वो अगर प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसकी ये लाइबिलिटी रहेगी कि उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर वो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। हमने वहाँ पर पढ़ा था डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़ में, यानी कि आप वहाँ पर लाइबल रहोगे। पर ये सेक्शन बता रहा है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, यहाँ पर राइट्स की बात करी जा रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल A B C 3 लोग हैं जिसमें कि ए जो है उसने 3,000 रुपये लिए किने से, इस बी और सी से, इन दो पर्सन से 1,000 रुपये इस ए ने लिए और कहा कि आई विल डेफिनेटली रिटर्न बैक टू यू दिस मनी 3,000 रुपये एट दिस पर्टिकुलर डे, ठीक है। ये बात हुई और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में। होता क्या है ये सेक्शन ये राइट प्रोवाइड कर रहा है कि जो बी और सी ने 3,000 रुपये मिलकर दिए थे, यानी कि फॉर एग्जांपल बी ने 1,500 रुपये दिए थे और सी ने 1,500 रुपये दिए थे जो कि ए को दिए थे, कुल मिला के टोटल 3,000 रुपीज़। अब ए को 3,000 रुपये देना है तो वो बी को 1,500 देगा और सी को 1,500 देगा, ठीक है। तो ये सेक्शन ये कहता है, क्या राइट देता है, ये देता है राइट कि जैसे मान लीजिए बी की डेथ हो जाती है तो उसके 1,500 रुपये वो किसको देगा, तो यहाँ पर ये राइट रहेगा उस बी के रिप्रेजेंटेटिव आकर उसका 1,500 रुपये लेंगे। ये कहना चाह रहा है सेक्शन। मान लीजिए सी का यहाँ पर भी डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर वो 1,500 रुपये लेगा। यानी कि यहाँ पर ये राइट दिया गया है कि इन केस जिन्होंने आपको पैसे दिए थे वो अगर डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव का राइट है कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव पर आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए और वो 3,000 रुपये आपसे लें। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार मैंने उनसे उधार लिए तो थे बट उनकी डेथ हो गई तो मैं किसको चुकाऊं, ऐसा नहीं है। आप किसे मनी दीजिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव आकर वो आपसे क्लेम कर सकते हैं पैसे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 45 बिल्कुल राइट देता है कि इन केस अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप पैसे देंगे, वो आकर आपसे क्लेम कर सकते हैं। ये था सेक्शन 45। सेक्शन 42 और 45 में क्या डिफरेंस रहा आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पर लाइबिलिटीज़ की बात करी जा रही थी, यहाँ पर राइट्स की बात करी जा रही है। तो ये था हमारा सेक्शन 45। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और अगर इतनी लास्ट तक आपने वीडियो देखी है तो अब सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। कुछ भी डाउट्स हो आप बिल्कुल पूछिए। इंस्टाग्राम आईडी भी है, जाओ फॉलो करो, क्योंकि डेली वहाँ पर भी आपके लिए नॉलेजफुल कंटेंट आपको मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। जाओ फॉलो करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।